पाकिस्तान में महंगाई एक बार फिर अवाम के लिए सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। महंगाई मुसलसल 3 माह से डबल डिजिट में है। बिजली, गैस, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट किराए और अशियाए खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा आम आदमी की जिंदगी को शदीद मुतासिर कर रहा है। गंदम, आटा, दालें और सब्जियां भी कई खानदानों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद महंगाई की नई लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आलमी मालियाती इदारे भी आइंदा महीनों में महंगाई बुलंद रहने की पेशगोई कर रहे हैं। आखिर इस सूरत हाल की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्या हुकूमती मौशी पॉलिसीज मौसर साबित होंगी या आवाम को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और इस बहरान से निकलने का रास्ता क्या है? इन्हीं अहम सवालात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मुशीर खजाना और माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक वजीर खजाना और माहिर मौशी उमूर डॉक्टर सलमान शाह, माहिर मौशियात आबिद क़य्यूम सुलहरी और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया समा न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सबसे पहले ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद साहब की जानिब जाएंगे। शकील साहब, कहिएगा, पाकिस्तान में मुसलसल तीसरे माह से महंगाई डबल डिजिट में है। महंगाई बढ़ने की आखिर बुनियादी वजह है क्या? देखिए, 3 माह से तो मुसलसल ये डबल डिजिट में है और पिछले 6 माह से आवाम का परेशान है क्योंकि इन्फ्लेशन जो रेट्स हैं वो काफ़ी ऊपर हैं, ट्रेंड्स ऊपर जा रहे थे। लेकिन ये पिछले 2 साल की भी ये बुलंद तरीन शरह है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मुसलसल हुकूमत ये क्लेम कर रही थी कि आवाम को रिलीफ देंगे। जब इंटरनेशनल प्राइसेस पेट्रोलियम की ख़ास तौर पे कम होंगी तो आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। दरमियान में कुछ रिलीफ दिया, लेकिन इस बार जो रिलीफ बनता था आवाम को वो नहीं दिया गया। और लेस देन 1 रुपीज़ जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्राइसेस है वो नीचे आई, लेकिन हुकूमत ने 13 रुपये 80 पैसे इजाफा कर दिया। अब गवर्नमेंट ये क्लेम करती है जी हम जो है पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है या जो महंगाई है वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान हर साल कोई 70-80% जो ऑयल है वो इंपोर्ट करती है। हमारा जो ऑयल इंपोर्ट का बिल है वो एनुअली कोई 16-17 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। ये फैक्ट है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि पूरा सच ये है कि हुकूमत भी इसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि अवाम के ऊपर काफ़ी बोझ हैं। आप देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो पेट्रोलियम लेवी जो है और जो हुकूमत इस साल 1750 अरब रुपये वसूल करेगी आवाम से, जिसमें पेट्रोलियम लेवी भी है, क्लाइमेट लेवी भी है, साथ साथ फिर जो गैस डेवलपमेंट सरचार्ज है वो भी है। तो ये एक बड़ा बोझ है। ये हुकूमत के इख्तियार में है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ दे, लेकिन हमने देखा ये है कि जब कीमतें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऊपर जाती हैं तो हुकूमत बहुत ज़्यादा इजाफा कर देती है फ़ौरन, लेकिन जब कम होती हैं तो हुकूमत उस तरह का आवाम को रिलीफ पास ऑन नहीं करती। अब अभी भी आप देखें जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं 323 रुपये पर लीटर अगर डीजल है तो उसके अंदर कोई 101 से 105 रुपये टैक्सेस हैं। पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ले रही है 80 रुपये पर लीटर, फिर साथ साथ कस्टम ड्यूटी है, फिर फ्रेट चार्जेस हैं, फिर डीलर्स मार्जिन है। तो आवाम को अगर रिलीफ देना चाहें तो दे सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, ह्यूज। पिछले 1 साल से जो आपका जो मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्ट किराए हैं वो तकरीबन 26% बढ़ चुके हैं। उसका फिर इम्पैक्ट आता है बाकी चीज़ों के ऊपर भी। बाकी जो कारोबार है वो भी, उसकी लागत बढ़ जाती है, आवाम की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। फिर प्रेशर होता है स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर कि आप शरह सूद भी ऊपर लेके जाएँ। जब शरह सूद ऊपर जाता है तो फिर उससे क्या होता है कि फिर ओवरऑल बिजनेस जो है उसकी कास्ट बढ़ जाती है, वो फिर आवाम के ऊपर पास ऑन कर देते हैं। तो दोनों फैक्टर्स हैं, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी है, हुकूमत भी इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि हुकूमत उस तरह आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रही जिस तरह रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, आपके नज़दीक हुकूमत की इसकी जिम्मेदार है। तो हमें ज्वाइन किए खाकान नजीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। खाकान साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान में महंगाई का सुनामी मुतवक्की है। इससे पाकिस्तान में अवाम के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। पेट्रोलियम लेवी जो टैक्स लगा हुआ है वो पाकिस्तान की अवाम पर बहुत भारी पड़ा है। आखिर इस टैक्स से अवाम को निजात कैसे मिल सकती है? पेट्रोलियम कीमतों में रिलीफ के फॉर्मूले पर पेट्रोलियम सेक्टर में इस्लाहात और इसमें शफाफियत के लिए जंगी बुनियादों पर क्या इकदाम करना होंगे? देखिए, इसका आसान जवाब तो यही है, जैसे पेट्रोल की कीमत तब्दील होती है, पेट्रोलियम लेवी इस वक्त तकरीबन जो है 80 रुपये और शायद 72 रुपये डीजल पे है, 80 रुपये शायद पेट्रोल पे है। तो हम इस करते हैं इंटरनेशनल कीमत से इसका ताल्लुक है, कार्बन लेवी है उससे ताल्लुक है, वो 2.5 की बजाय 5 रुपये हो गई। और एक और चीज़ जो इंपोर्ट टैक्सेस हैं, जिसको इंपोर्ट कस्टम्स टैक्सेस कहते हैं, वो शायद मेरे ख्याल है 24 रुपये पेट्रोल पे हैं, डीजल पे शायद 33-34 रुपये के करीब होंगे। सो ये एक ओवरऑल मिक्स है। सबसे बढ़ के तो ऑब्वियस बढ़ के बात है वो है नेशनल कीमत जो है वो दुनिया में बढ़ी, मिडल ईस्ट क्राइसिस हुआ तो आपने देखा कि प्राइसेस बढ़ी।
प्राइसेस आप तो देखते हैं वो नीचे भी आ गई हैं। पाकिस्तान सिंगापुर फ्लैट्स देखता है, वो भी कुछ नीचे। पर क्यों प्राइस पास थ्रू नहीं हुआ? एक तो ऑब्वियसली ये वजह है कि सिंगापुर फ्लैट शायद उस तरह से नीचे नहीं आई कीमत, और दूसरा आपको पेट्रोलियम लेवी जो है वो बढ़ी हुई दिखाई दी। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट ईयर 1400 अगर 28 अरब रुपए कलेक्ट करने थे इस मद में, तो अब इस मद में आपने 1677 अरब रुपया कलेक्ट करना है। सो ऑब्वियसली देयर इज अ शार्प इंक्रीज, एंड टू गेट टू दैट आपको एक हायर लेवल ऑफ पेट्रोलियम लेवी जो है वो मेंटेन करनी है। ये तो एक आसान जवाब। मैं इसका एक मुश्किल जवाब देता हूं आपको। देखिए, अगर हम सतही गुफ्तगू करते ही रहेंगे तो ये मसला 3 साल बाद भी, मैं कहीं भी हूं दुनिया में, मुझे पूछ लीजिएगा, जवाब इज गोइंग टू बी द फॉलोइंग। पाकिस्तान का जो पेट्रोलियम सेक्टर है ना यार, उसका जो मार्केट आर्किटेक्चर है अक्रॉस ऑयल, गैस, एलपीजी, एलएनजी, रिफाइनिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स एंड रिटेल सप्लाई, ये ठीक होने वाला है। इससे मेरा क्या मतलब है? देखिए, हमने डीरेगुलेट नहीं किया मार्केट को, तो मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं बना। फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन, आईईएफएम, रीजनल कॉस्ट टू सर्विस डिस्टॉर्शंस, ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है जो ठीक होने वाला है। आगे चलिए, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, आप इंडिपेंडेंट बेस्ड रेगुलेटर जो एक क्वालिटी का रेगुलेटर हो, एनफोर्स करे लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स को, मार्केट डेटा को पब्लिश कर सके, आपने वो भी नहीं किया। अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट, देखिए ना, एक्सप्लोरेशन एंड ऑयल में और गैस में बहुत कमजोर रही है। गैस कहाँ 4000 MMCFD थी, गिर के 2-2500 MMCFD की प्रोडक्शन पे आ गई। पाकिस्तान की अप्रूवल्स का मैकेनिज्म, सिक्योरिटी रिस्क मिटिगेशन, कमर्शियली अट्रैक्टिव इंसेंटिव फॉर फ्रंटियर शेल गैस, टाइट गैस, ऑफशोर ड्रिलिंग, मतलब ये सब काम हम नहीं कर पाए हैं। कंपेटिटिव गैस मार्केट, मतलब मैं हमेशा कहता हूं, थर्ड पार्टी गैस सेल्स, लिबरलाइजिंग एलएनजी एंड पेट्रोलियम इंपोर्ट्स, अनबंडलिंग द टू गैस कंपनीज। बहुत अगर मैं सतही गुफ्तगू करके इस बात पर भी चला जाऊंगा ना, तो बात बनेगी नहीं जब तक ये चीजें हम समझेंगे नहीं, अथॉरिटीज को इंप्लीमेंट नहीं करेंगी। प्राइस एंड सब्सिडी रिफॉर्म, जैसे मैं आई कैन से दिस कि जो फर्टिलाइजर ग्रास प्राइसिंग है उसको भी रैशनलाइज करने की जरूरत है। पाकिस्तान की ठीक है, आप यूएफजी हमारे साथ ही लॉसेस, मौजूद रहेगा। यूरो शकील 5 साहब, आपकी जानिब रिफाइनरीज, बढ़ेंगे। एक कहिएगा, रिफाइनरी महंगाई तो है और आवाम की कमर भी इस हवाले से टूट चुकी है जितनी महंगाई है। अब बाकी हलकों पर भी रोशनी डालेंगे, जैसे तालीम और दीगर शोबों में पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर खड़ा नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये तो हुकूमत की जानब से क्लेम किया जाता है जी कि काफ़ी ओवरऑल जो इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, अगर हम उनको देखें, जैसे यूएनडीपी है, तो उसकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान साउथ एशिया रीजन में काफ़ी पीछे है। 193 ममालिक की जो फहरिस्त है उसमें पाकिस्तान 168वें नंबर पे। आप देखें कि हेल्थ है, एजुकेशन है, फिर पर कैपिटा इनकम है, ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी बेस पे वो ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो अभी चंद साल पहले 2020 में पाकिस्तान कोई 161 नंबर पे था, फिर 164 पे गया, लेकिन अब 168 पे है। तो हम इम्प्रूव करने की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिपोर्ट्स कह रही हैं। तो अभी भी हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं। शायद वजह यह है कि काफ़ी टाइट सिचुएशन है हुकूमत के लिए, क्योंकि IMF से हर चीज़ की अप्रूवल लेनी पड़ती है। और अब भी अभी $3.6 बिलियन पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। IMF के प्रोग्राम और उसकी शराइत ने पाकिस्तान में महंगाई पर कितने असरात मुरतब किए हैं? देखिए, इसके भाई काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है। ये जो पेट्रोलियम लेवी की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब भी, उसकी भी यही वजह है कि IMF को हमने जो टारगेट एग्री किए हुए हैं, टैक्स टारगेट और नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट जिसमें पेट्रोलियम लेवी भी है, वो हमें टारगेट मीट्स करने हैं। तो क्या है कि आसान हदफ फिर आवाम बन जाते हैं। अगर FBR अपना टैक्स कलेक्शन पूरा नहीं कर पा रहा, बड़ा हदफ रखा जाता है, तो पेट्रोलियम लेवी की शक्ल में आवाम से वो वसूल कर लिया जाता है। अब इसमें तमाम छोटे जो कि बाइक चलाते हैं, छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो सारे इसकी ज़द में आते हैं और हुकूमत को ये फेडरल गवर्नमेंट की किटी में चला जाता है। ये सारा पैसा पेट्रोलियम लेवी का सूबों को ये बांटना नहीं पड़ता। तो IMF प्रोग्राम
एक बड़ी वजह है इन्फ्लेशन बढ़ने की, क्योंकि टाइट सिचुएशन होती है, हुकूमत खुलकर फैसले नहीं ले पाती, रिलीफ नहीं दे पाती। लेकिन ये एक बहाना भी कर लिया जाता है, बना लिया जाता है कि जी IMF की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। हालांकि मैंने आपको बताया कि हुकूमत अगर 100 रुपये पर लीटर से ज़्यादा टैक्सेस ले रही है तो उसमें कुछ कमी करके आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन चूंकि IMF प्रोग्राम के तहत टारगेट पूरे करने हैं तो हुकूमत वो नहीं कर रही, और इसका इल्ज़ाम जो है वो सिर्फ कर्ज प्रोग्राम पे लगाया जाता है। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है, हुकूमत के पास ये गुंजाइश है कि वो आवाम को रिलीफ दे सकती है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, शकील आपने भी इस हवाले से चैलेंजेस क्या हो सकते हैं इस पर भी गुफ्तगू की है। आबिद सुलैरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने से मुतालिक एशियाई तरक्याती बैंक ने भी इंतबाह जारी किया है, जिसके मुताबिक मुआशी शरह नमू भी हदफ से कम रहेगी। महंगाई की अगर बात की जाए, यानी कि इन्फ्लेशन की बात की जाए, तो उसकी औसत शरह जो है वो 1% से बढ़कर 8.3% तक पहुंच सकती है। और रवा माली साल मुआशी तरक्की की अगर बात की जाए तो 4% हदफ से कम रहने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने जिन चैलेंजेस का जिक्र किया है, इससे निपटने के लिए हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली हो सकती है? आप जी बहुत शुक्रिया। पहले तो हमें ये जहन में रखना होगा कि जो खलीजी जंग थी वो चूंकि मार्च में उसका आगाज हुआ, तो पिछले माली साल में बहुत ज्यादा आपको उसके जो असरात थे वो उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हुए। पहले 9 माह की कारकर्दगी जो थी वो निस्बतन बेहतर थी पहले 8 माह की कारकर्दगी, जिसकी वजह से वो जो पिछले साल के आदाद-ओ-शुमार है उसमें खलीजी जंग के असरात जो थे वो नहीं थे। लेकिन इस साल में, इस माली साल में आपको वो असरात जो है वो नुमाया तौर पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसमें एनर्जी की कीमतें जो है वो अगर कल सुलह हो भी जाती है और हर चीज जो है अपना हुरमुज़ मुकम्मल तौर पे खुल जाती है, तो तब भी ये ज़हन में रखें कि जो वैसल वहां से बाहर आ रहे हैं उनमें से कोई भी वैसल अगले 60 दिन के लिए वापस जाने को तैयार नहीं, जब तक कि सूरत हाल बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। तो आपकी जो एनर्जी की या क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो कंपैरेटिवली हायर साइड पे रहेंगी। अब पाकिस्तान सिर्फ क्रूड ही नहीं मंगवाता, पाकिस्तान रिफाइंड ऑयल भी फ्यूल भी मंगवाता है। 45% के करीब हमारी जो इम्पोर्ट है वो रिफाइंड है, जो कि महंगी होती है, तो उसके असरात भी आपके पास आएंगे। फिर अगर हम अपने इस बजट को देखते हैं तो आल्दो आर्टिकल 146 के तहत सूबे जो हैं उन्होंने वफाक को एक बड़ा सहारा दिया है, जो 1 ट्रिलियन से ज्यादा रुपये जो है उन्होंने वफाक को ग्रांट की शक्ल में दी है। लेकिन अगर ये उस तरीके से मटेरियलाइज नहीं होते तो फिर आप देखिए कि पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है वो कहाँ पे जाता है। और इसमें जो महंगाई बढ़ने की जो बात है वो जाहिर है कि इन तमाम फैक्टर्स की वजह से, स्पेशली एनर्जी के फैक्टर की वजह से महंगाई में इजाफा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। दूसरा जो हमें एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता ज़हन में रखना है वो इस साल का मॉनसून है। अल्लाह करे कि इस साल का मॉनसून बेहतर हो, लेकिन अभी तक जब आप NDMA की जो वार्निंग्स देख रहे हैं या जो खित्ते के बारे में कहा जा रहा है वो यही पेश गोई है कि कम बारिशें, और जब होंगी तो बहुत ज्यादा बारिशें होंगी। चंद दिनों में बहुत ज्यादा बारिशें होंगी जो कि खुदा न खासा सैलाबी कैफियत पैदा कर सकती हैं। और उसके अलावा जो मानसून है वो खुश्क साली का शिकार रहेगा, जिसका फसलों पे असर जो है वो आ सकता है। तो आबिद साहब, ये जो कुछ आप बता रहे हैं, तो आपके ख्याल में हुकूमत फौरी इक़दामात करके इन पर काबू पा सकती है? देखिए, इसमें से बहुत से फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर है। जो इंटरनल हुकूमत कर सकती है वो तो यही कर सकती है कि गवर्नेंस और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उस पे काबू पा सके। जो मसनूई शॉर्टेज पैदा होती है या जो मसनूई बहाने लगा के कीमतें बढ़ाई जाती हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर जो है, यानी ये 2 फैक्टर्स जो हैं, ये तो हुकूमत के बस से काफ़ी हद तक बाहर हैं। जो खलीज की सूरत हाल है वो काफी हद तक हुकूमत के बस से बाहर है। जो मॉनसून की सिचुएशन आएगी उसके लिए पेश की तैयारी तो की जा सकती है, लेकिन इसमें जो एक और स्पैनर है वो इंडिया की आबी जारहियत है। अगर इंडिया अपना डाटा शेयर नहीं करेगा और पिछले मॉनसून की तरह पानी को एक हफ्ता बंद करके बगैर वार्निंग दिए पानी अपने हेडवर्क्स खोलना शुरू कर देगा, तो जो हमारा जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वहां पे हमने देखा कि पंजाब में एक तो बारिशों की वजह से सैलाब था, लेकिन उसके अलावा जो इंडिया जो है जानबूझ के जो पानी ब्लॉक करके और बगैर वार्निंग के छोड़ रहा था, उसने भी सियालकोट गुजरावाला के जो इलाके थे वहां पे खासी तबाही उसकी वजह से आई। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि टू बी फेयर ऑन गवर्नमेंट शायद हुकूमत के लिए उस तरीके से उन पे
काबू पाना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। ठीक है। शकील साहब, आप कहिएगा कि एक तो फिस्कल की बात कर रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ में क्या इस्लाहात करनी चाहिए हुकूमत को महंगाई को कम करने के लिए। दूसरी जानिब अगर महंगाई तवील अरसे तक डबल डिजिट में ही रहेगी तो उसके सरमायाकारी, सनत और बरामदात में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, इसका ह्यूज इम्पैक्ट है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो रिव्यू करती है इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए, पॉलिसी रेट को उसमें रद्दबदल करती है। अभी 11.5% है, तो अगर इन्फ्लेशन ट्रेंड यूं ही ऊपर रहे तो फिर ये इससे ऊपर भी जा सकता है पॉलिसी रेट। आपको मालूम है कि हालिया बरसों के अंदर ये 22-23% तक भी ऊपर गया था, जिससे कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है। लोगों को जो अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए कर्जे मिलते हैं बैंकों से, उस पर शरह सूद ऊपर चली जाती है, कास्ट बढ़ जाती है। वो क्या करते हैं, फिर पास ऑन कर देते हैं कंज्यूमर्स के ऊपर। तो इसका इम्पैक्ट ह्यूज है इन्फ्लेशन का। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत के पास जो ऑप्शंस हैं अपनी जो फिस्कल जो मैनेजमेंट है उसको बेहतर करने के लिए, एक तो एक्सपोर्ट्स है। हमारी एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन तक महदूद हैं और इम्पोर्ट्स हम $70 बिलियन अराउंड कर रहे हैं। तो हमारा बहुत सारा ज़र मुबादला वहाँ पे खर्च हो रहा है। तो हुकूमत को एक तो ये चाहिए एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ानी है, और जो रिलीफ देना है आवाम को, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसे खर्च करने हैं जिससे रोज़गार लोगों को मैसर होगा और उससे फिर इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। अगरचे BISP के तहत हुकूमत पाकिस्तान रिलीफ दे रही है लोगों को, लेकिन उस तरह का रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं, महंगाई ऊपर जाती है, तो कास्ट ऑफ जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो काफ़ी नीचे चली जाती है। तो लोग मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। तो इस तरफ संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएँ, कोई ऐसा कुशन क्रिएट किया जाए अपने एक्सपेंडिचर्स कम करके। जैसे वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि वफाकी हुकूमत अपने खर्चे कम करे, वो पैसा डेवलपमेंट के ऊपर, आवाम को रिलीफ देने के ऊपर खर्च किया जा सकता है। इसी तरह सूबाई हुकूमतें जो करंट एक्सपेंडिचर्स के ऊपर तकरीबन 80% पैसे खर्च कर रही हैं, वो भी आवाम को रिलीफ देने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए उस पर पैसा खर्च करें तो चेंज आ सकती है, आवाम को रिलीफ मिल सकता है। ठीक है शकील, जिस तरह से आपने कहा कि अगर हुकूमत ये सब कुछ करती है तो इससे थोड़ा सा कुशन आवाम को मिल सकता है, यानी कि थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर खकान नजीब साहब आप इस पर कमेंट कीजिएगा। अब चूंकि हम लोगों ने देखा है इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से माशी शरह नमू जो है वो भी जो टारगेट था उससे बहुत कम है, और साथ ही साथ जो माशी तरक्की है वो भी 4% हदफ से कम है, यानी कि इतने ज़्यादा चैलेंजेस है। ऐसे में आके आपके नज़दीक हुकूमत को हंगामी तौर पर क्या इकदाम करने चाहिए ताकि आवाम को थोड़ा सा तो कुशन मिल सके, थोड़ा सा तो रिलीफ मिल सके? मैं एक गुजारिश करता हूं कि ये जो ग्रोथ है ना यार, ये कोई नंबर नहीं है। मैं समझता हूं कोई नंबर देना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमीज को भी देखें तो याद रखिए कि ग्लोबल इकोनॉमी जो कि हम पहले समझते थे 3.2% पे ग्रो करेगी, अभी जो आदादोशुमार आ रहे हैं वो 3% पे ग्रो कर गई है। इन्फ्लेशन दुनिया में 4.7%। आप ठीक कह रहे हैं, ADB ने हमारी 8 से ऊपर दे दी है। दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट। और ग्रोथ जो है बहुत ही IMF का भी जो नंबर है वो 3.5 के करीब है, ADB का आई थिंक 3.7 के करीब है। ये बिल्कुल ठीक बात है। एक तो वर्ल्ड ग्रोथ में एक्सप्लेन कर दूं, दो चीजों से इंपैक्ट हो रही है। एक मिडल ईस्ट क्राइसिस है जिसकी वजह से एक डिसरप्शन है, और जो उसका पॉजिटिव ग्रो हो रही है वो है AI रेवोल्यूशन। पाकिस्तान तो उसमें कहीं है ही नहीं है। दैट ग्रोज टू शो कि ग्रोथ इज नॉट अ नंबर दैट वी शुड बी क्रिएटिंग। ताइवान, साउथ कोरिया, थाईलैंड और मलेशिया, इन सब की ग्रोथ अपग्रेड्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? दे आर दी टॉप नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ AI रिलेटेड, जिसे कहते हैं हार्डवेयर इन द वर्ल्ड। हम तो किसी पिक्चर में ही नहीं आते। ग्रोथ क्या है यार? ग्रोथ इज स्टेबिलिटी जो है, जो 24 बार IMF के पास जाकर हमने हासिल की। महवर है IMF एंगेजमेंट इस चीज का, वो एंकर कर रही है इस चीज को, बट दैट्स फाइन। ग्रोथ इज द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इसका ब्रिज होता है। अब आप जानते ही हैं कि कितनी मुश्किल हो रही है। अभी मैंने पेट्रोलियम सेक्टर के पूरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपके सामने रखे हैं। आप कह सकते हैं कि हम ये रिफॉर्म अगले 3 से 5 साल में कर पाएंगे, मैं उम्मीद रख सकता हूं, बट द काइंड ऑफ वर्क दैट इज नीडेड, दैट्स अ लॉट ऑफ डीप वर्क। प्रोडक्टिविटी इसका इंजन होती है कि पैदावारी सलाहियत, कमजोर पैदावारी लेबर की, एग्री की, मैन्युफैक्चर की सलाहियत है पाकिस्तान में, जिसको हम पैदावारी सलाहियत कहते हैं। इन्वेस्टमेंट इसका फ्यूल होती है। वो क्या चीज है? 14% इन्वेस्टमेंट टू GDP है इस मुल्क का, दिहाइयों का लोएस्ट है। और अगर खित्ते में देखें तो 20, 25, 30 तो आम किए बैठे हैं, वियतनाम से लेके बांग्लादेश तक। सो दैट रियली नीड्स टू रिकवर।
और एक्सपोर्ट्स अगर डेस्टिनेशन है तो सब जानते हैं कि एक्सपोर्ट्स में 6-7% पिछले साल के मुताबिक कमी आई है। अगर हम एहदाफ पे ही चलते तो ख्याल किया जा रहा था कि 8-10% बढ़ाते रहेंगे, उसके मुताबिक तो अभी 36-38 अरब पे होना चाहिए था हमें डॉलर पे, 36 या 38 अरब डॉलर पे। और लास्ट में कहूंगा कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, जिसको मैं डिफाइन करता हूँ द बेस्ट कॉम्पिटेंट पीपल एट द राइट प्लेसेस टू स्टीयर ऑल दिस। अब ये सारा काम है जो आपने करना है कि अगर आपने एग्रीगेट ग्रोथ जो है पाकिस्तान की उसको बढ़ाना है। बाकी इसके अंडर जो सारे काम है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का प्राइवेटाइजेशन, सोशल प्रोटेक्शन, ये भी साथ साथ करने हैं। और मेजर रिस्क्स जो नेक्स्ट ईयर हैं वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं, एक्सचेंज रेट प्रेशर्स हैं, पाकिस्तान के क्लाइमेट रिलेटेड शॉक्स हैं, इनको अलहदगी से आपको देखना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को पिकअप करना और एक ओवरऑल, जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। ठीक है खकान नजीब साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। आबिद सलैरी की जाने बढ़ेंगे। आबिद साहब, जिस तरह के हमें सबको पता है कि हुकूमत पेट्रोल बढ़ाती है तो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, कम करती है तो 2 रुपये कम करती है। इसकी वजह से, पेट्रोल की वजह से बाकी जो अशिया ज़रूरी हैं और बाकी जो आम आदमी की ज़रूरतें हैं वो आम आदमी की पहुँच से दूर हो जाती हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल ये भी होता है कि हुकूमत अपने अखराजात क्यों नहीं कम करती, जिस तरह से हमें शकील अहमद साहब ने भी बताया। क्या हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए अपने गैर ज़रूरी अखराजात कम कर सकती है? अगर हुकूमत अपने अखराजात कम करे तो उसका महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? जी, पहले तो मैं पेट्रोल की कीमतों पे आऊंगा। मेरा ख्याल है कि जो अभी जिस दिन इस्लामाबाद पे डिक्लेरेशन साइन हुआ था, वो वाली जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई थी, कम की गई थी, डेट वाज कंप्लीटली अनकॉल्ड फॉर। आज जो हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं ये वो पेट्रोल है जो 1 महीना पहले इंपोर्ट हुआ है। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होती भी हैं तो उसका असर जो है वो कम से कम 1 महीने बाद पाकिस्तान में आना होता है। मेरा ख्याल है कि उस वक्त चूंकि एक जुबिलिएशन थी राइटली कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद डिक्लेरेशन साइन करवा दिया, तो शायद उस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दिया गया कि एकदम से पेट्रोल की कीमतें भी कम कर दें, गुडविल बन जाएगी। अगर उस वक्त फौरी तौर पे ना बढ़ाई कम की जाती तो आज जो थोड़ी सी बढ़ाई गई है और उस पर जो शोर उठा है वो ना उठता। इसको ग्रेजुअली कम किया जाना चाहिए था, ताकि जब बढ़ानी हो तो ग्रेजुअली बढ़ाई जाए। हमने उस वक्त शायद पॉलिटिकल जो मसले थे उसके तहत एकदम से कमी कर दी, और अब जब हम हुकूमत थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही है, चूंकि आर्मी मंडी में अभी भी अनसर्टेनिटी है फ्यूल की कीमतों पे, तो जाहिर है कि अवाम को वो पिंच करेगी। जो शकील का पॉइंट है वो बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट है। जाहिर है कि अगर हम अपने अखराजात जो है उनमें कमी ला सके तो यकीनन अवाम के लिए कुछ जो है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी वो निकल सकती है। लेकिन अगर आप एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पे IMF के साथ थोड़ी सी नेगोशिएशन करना पड़ेगी। जो पेट्रोल के साथ जो एक दूसरी जुड़ी हुई चीज है वो ये है जो बिजली के यूनिट्स में 38 पैसे फी यूनिट जिसमें इजाफा हुआ है। अब हमें मालूम है कि ये कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस खत्म करने की वजह से हम सोलर एनर्जी को भी डिस्करेज कर रहे हैं, और ये बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं। बजाय इसके कि कीमतों को बढ़ा के सार्फिन को पुश किया जाए कि वो सोलर पैनल और बैटरी लगाना शुरू कर दें, ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करना बंद ही कर दें, उससे बेहतर है कि IMF के साथ निगोशिएट करके ये जो एक खास थ्रेशोल्ड से ज्यादा बिजली है उसको सस्ता किया जाए, ताकि टेक और पे में जो बंद पावर प्लांट्स को जो पैसे दिए जा रहे हैं कम से कम उनसे तो निजात मिले और आवाम को भी थोड़ा सा सुख का सांस जो है वो मिल सके। इस वक्त इधर आर सिचुएशन नहीं है। ये सारी चीजें जो है ये करने की जरूरत है। हुकूमत को अपने अखराजात भी कम करने होंगे, जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं। हमें एनर्जी की कीमतों को भी रैशनलाइज करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ ये जो आलमी जो बदलती हुई सूरत हाल है उसको भी गहरे तनाजुर में देखने की जरूरत है। फैसलों में जल्दबाजी करने के बजाय इसको ग्रेजुअली करना होगा, ताकि कुछ सियासी मकासद हासिल करने के बजाय आप इकोनॉमिक बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, यानी कि फौरी इसके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता, आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हम इस पर बात करेंगे कि कौन कौन से अवामिल ऐसे हैं जिनकी वजह से एक तो महंगाई जो है वो ग्राफ उसका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, दूसरा अवाम की जेबों के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी है, और अवाम का बजट जो है वो किस मुतासिर कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। पहले एक ब्रेक शामिल करते हैं।
पाकिस्तान में बेलगाम महंगाई से अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। मुल्क में महंगाई मुसलसल 3 माह से डबल डिजिट में रिकॉर्ड की जा रही है। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। माहिर मर्शियात आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब मौजूद हैं, दूसरी जानिब शकील अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप शकील अहमद साहब कहिएगा कि हुकूमत महंगाई कम करने के लिए पेट्रोल की कीमत कम करने के अलावा कौन से मुतबादिल इक़दाम हैं जो वो कर सकती है हुकूमत इस वक्त? देखिए, जो इन्फ्लेशन के अंदर जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, उसमें खाली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं हैं। आपकी बिजली की कीमतों में 50% इजाफा हुआ है, पिछले 1 साल में इजाफा हो गया। इसी तरह गैस में कोई 30%, इसी तरह LPG की प्राइसेस कोई 25% ऊपर गई हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है। फिर आटा जो है वो 50-60% ये भी महंगा हुआ है। तो आप देखें कि रूरल एरियाज़ में जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी 11% है, अर्बन एरियाज़ में अराउंड 12% है। तो रूरल एरियाज़ में अमूमन ये कंसेप्ट ये समझा जाता है, सोचा जाता है कि शायद वहाँ पे ज़्यादा महंगाई नहीं होगी, लोगों के पास गंदम, आटा होता है, चावल और बाकी चीज़ें उनके पास दस्तियाब होती हैं। लेकिन असल मसला ये है कि अब किसान जो है वो भी परेशान है, सारिफिन भी परेशान है। किसान से 2100 रुपये से लेकर 2400 रुपये फ़ी मन गंदम खरीद ली जाती है कटाई के वक्त। उसके बाद जब गवर्नमेंट का जो रेट है वो तकरीबन 3500 रुपये फ़ी मन होता है, और उसके बाद जब मार्केट में आती है ना ये गंदम, उसका रेट कहीं ऊपर चला जाता है। इस वक्त भी 4000, 4500। फिर यह है कि आटा जो है वो महंगा होता है। तो इस तरह रूरल इन्फ्लेशन जो है वो भी काफ़ी अलार्मिंग है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हुकूमत को मैनेजमेंट बेहतर करनी चाहिए। ख़ासतौर पर जो किसान है जिसकी सारी मेहनत होती है पूरे साल की, उसको पूरा मुआवजा दिया जाए ताकि रूरल एरियाज़ के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, पेट्रोलियम प्राइसेस कम की जाएँ, और इसके अलावा रिलीफ देने के दीगर मैयस लिए जाएँ अखराजात कम करके। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और साथ साथ जो IMF की शराइत हैं वो इस तरह से, जैसे डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हमें उनसे रीनिगोशिएट करना है कि इन्फ्लेशन का जो बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा है आवाम के ऊपर, हम टैक्सेस भी काफ़ी लगा रहे हैं। तो रिलीफ देने के लिए IMF कुछ नरमी करे, तो IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए उनसे कुछ रिलीफ लेके वो आवाम को पास ऑन किया जा सकता है। अदरवाइज़ काफ़ी मुश्किल हो सकती है लोगों के लिए। जिस तरह के ट्रेंड्स इन्फ्लेशन के हवाले से पिछले 3 माह में हमने देखे हैं, मुसलसल डबल डिजिट में है। ठीक है शकील, जो आपने कहा है, आबिद साहब, आपके ख्याल में कौन से ऐसे पेट्रोल के अलावा वामिल है जिसकी वजह से महंगाई जो है वो उरूज पे है? एक आम पाकिस्तानी ये भी जानना चाहता है कि महंगाई में हकीकी कमी जो है वो कब तक मुतवक्की है, यानी कि आइंदा आने वाले 3 से 6 महीने के बारे में आप क्या पेशगोई करेंगे? आइंदा आने वाले 3 से 6 महीने में जो एनर्जी की कीमतें हैं, स्पेशली जो पेट्रोल और डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें हैं, वो तो मुसलसल ऊपर रहने की पेशीन गोई कर रहे हैं माहिरीन। जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त अगर कोई जहाज आपने हुर्मुज़ से बाहर आ भी रहा है तो वो अगले 2 महीने वापस नहीं जाएगा जब तक कि उसको ये एश्योरिटी ना हो कि दोबारा वहां पे स्टक नहीं हो जाएंगे। तो ये जो थोड़ी सी कीमतें गिरी थी, ये भी इसलिए गिरी थी कि 1200 के करीब जहाज जो वहां पे फंसे हुए हैं उनमें से चंद सौ बाहर आए, सप्लाई बेहतर हुई। लेकिन जब तक मुकम्मल तौर पे जंगबंदी नहीं हो जाती, एक दूसरे पे हमले मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हो जाते, जिनकी शायद अभी तवक्को नहीं करनी चाहिए, तब तक आलमी मंडी में क्रूड की कीमतें जो हैं उनमें कमी दिखाई नहीं दे रही। तो एनर्जी तो मुसलसल महंगी रहेगी। एक और जो बहरान जन्म दे रहा है वो इस दफा गंदम का है। गंदम पंजाब में प्राइवेट सेक्टर ने खरीद तो ली, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई, ये एक सवाल इस वक्त बन रहा है। और वफाकी हुकूमत जो है वो इस वक्त सोच रही है कि गंदम की पैदावार जो है सर्दियों में उसको किस तरीके से मीट करना होगा आने वाले महीनों में। जो आज की सूरत हाल है इस वक्त, देहातों में पंजाब में जो बीज के तौर पर गंदम रखी गई थी छापे मार के, वो भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, चूंकि जो प्रोक्योरमेंट के टारगेट्स थे वो उस तरह से पूरे होते दिखाई नहीं दिए गए। अब हमने जो है वो पंजाब फूड डिपार्टमेंट से जो थे वो गंदम की खरीदारी जो है वो तो वापस ले ली, जो कि मेरे ख्याल में एक बेहतर कदम है। लेकिन इसको इतने अब्रप्टली जो है अबॉलिश किया गया वीट प्रोक्योरमेंट सिस्टम को कि प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म नहीं बन पाया। अब अगर प्राइवेट सेक्टर ने वो सारी गंदम खरीदी तो आपके पास कोई डैशबोर्ड नहीं है, कोई आपके पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप देख सके कि कितनी गंदम ली थी, कितनी फ्लोर मिल को इशू हुई, कितना इस वक्त जो है वो बाकी है। और कल को फिर वही जो है वो हम स्मगलिंग को और केपी में वहां पे इल्जाम देते हुए हम कहेंगे कि गंदम की शॉर्टेज होगी और आटा महंगा हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको लोकल गवर्नेंस बेहतर करनी है। अगर वो बेहतर हो जाती है, खाने 2 ही चीजें महंगी है ना,
ठीक है। या एनर्जी महंगी है या खाने पीने की बिल्कुल। कीमतों में इजाफा है, तो खाने पीने की कीमतें प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। तीसरा और इम्पोर्टेंट जो है वो है कि मेरी और आपकी कुव्वत खरीद, जब तक लोगों की कुव्वत खरीद मजबूत नहीं होती है तब तक सस्ती चीज भी महंगी लगेगी। अगर मेरी या आपकी जेब में ठीक है। पैसा ही नहीं बचता है तो हम चीजें सस्ती भी होंगी तो कहाँ से खरीदेंगे। और इस पर ग्रोथ जो है ठीक वो है। रोजगार में ट्रांसलेट होती हुई आपको दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, आलमी मालियाती इदारे भी इसी बात की पेशगोई करें कि आइंदा जो महीने हैं उसमें महंगाई बुलंद रहने की पेशगोई की गई है। आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खाकान नजीब से भी वापस ब्रेक के बाद वापस आके इसी पर कमेंट लेंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। एक ब्रेक शामिल। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से। फैसले हुकूमत कर रही है लेकिन कुछ ऐसे फैसले हैं जिनका भुगतान अवाम कर रही है। तो ऐसे ही महंगाई जो है वो हुकूमत की जानिब से कहा तो जा रहा था महंगाई पर काबू पा लिया है, महंगाई कम हो रही है, लेकिन अगर हम अदादो शुमार का गोरख धंधा देखें तो हमें ये पता चलता है कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में मजीद बढ़ती हुई दिखाई देगी। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आलमी बैंक ने पाकिस्तान से NFC अवार्ड में इस्लाहात की सिफारिश क्यों की है और इससे विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? NFC फार्मूले के हवाले से कोई नया मैकेनिज्म बन जाए तो इससे मईशत पर और ख़ास तौर पर अवाम को कोई रिलीफ मिल सकता है? देखिए, समझने की बात है कि NFC एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड है क्योंकि ये डिटरमिन करेगा कि जो रेवेन्यू शेयरिंग है और जो एक्सपेंडिचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको अलाइन किया जाए। इस वक्त 17-18 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास जो उनको शायद नहीं चलाने चाहिए। पावर्टी है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ज़कात है, उशर है, क्लाइमेट चेंज है। ये सब डिवॉल्व्ड हैं। हम इनके जब हम कहते हैं 57.5% से 60% जब नीचे शेयर करते हैं तो ये पैसे हम नीचे दे चुके थे। अब चूंकि 2014 में ये अवार्ड एक्सपायर कर गया एंड यू नेवर केम बैक टू रिफॉर्म इट, तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो हमारी ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट्स थे वो बढ़ते रहे और ऐसी स्टेज आ गई कि आपने पहला स्टेप लिया और प्रोविंशियल सरप्लस मांगना शुरू की। आपने दूसरा स्टेप लिया, आपने पेट्रोलियम लेवी की GST को निकाल कर ताकि ये शेयरिंग ना करने पड़े पैसे। और अब तीसरा स्टेप आपने लिया है जिसमें ग्रांट एंड एड लेकर आपने 1000 अरब से ज्यादा पैसे वापस लिए। जब मैं इन सब चीजों को देखूं और बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेट करूं तो अब तो सूबों को शायद 35 से 40% से ज्यादा जा भी नहीं रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान को ग्रेटर इंसेंटिव क्रिएट करना है प्रोविंशियल रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का, तो आपको NFC दोबारा करना है। आप 82% पॉपुलेशन को दिए हुए हैं अहमियत जिस पे ये कर रहे हैं, आपको इसको भी रिव्यू करना है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशंस भी करने हैं ताकि नीचे की सतह पर ये सब चीज जाए। अब अगर ये सब काम आप नहीं करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट पे बोझ एक्सपेंडिचर का ज्यादा रहेगा तो नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। सो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि मालियाती खसारे को कम करना नॉट थ्रू टैक्सेशन बट वेरी गुड क्वालिटी एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स। डेवलपमेंट बजट का भी यही हाल है। ठीक है, इस वक्त कर्जों में इजाफा है, मौशी शरह नमू और इस वक्त जो रिपोर्ट कर रहे हैं शरह नमू वो बहुत पाकिस्तान में बेलगाम महंगाई से अवाम की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। हमारे पैनल में खाकान नजीब साहब मौजूद थे, आबिद सुलेरी साहब मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।